चैप्टर का जो लास्ट का हिस्सा है ना, ये गुणिक अनुपात का नियम या अवोगाद्रो का नियम, ये सब आपको पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या है, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन को हिंदी बोलते हैं परिभाषा। ठीक है, एक कोई आपका एक काम है। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, ये आपको आना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान क्या है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब आपको ये देखो, ये है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान ये क्या कहता है? कहता है कि जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है C6H12O। किसका फार्मूला है ये? ग्लूकोज का। ये याद कर लेना भाई, आपको बार बार कोई नहीं बताता रहेगा आपको, है ना। क्या कहता है? कहता है कि इसका जो ये है C6H12O6, ये इसका आणविक सूत्र है। और इसमें से अगर 6 से भाग दे दोगे तो CH2O, इसको बोलता है मूलभूत सूत्र। ठीक है, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड के दो फार्मूले हो सकते हैं। एक हो सकता है एम्पेरिकल फार्मूला, जिसको बोलता है मूलभूत सूत्र। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको बोलता है आणविक सूत्र। ठीक है, अब क्या कहता है, कोई कोई फार्मूला है जैसे अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है, ये क्या, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका आणविक फार्मूला है। क्या कहता है कि एम्पेरिकल फार्मूला यानी कि मूलभूत सूत्र हो सकता है कि मॉलिक्यूलर से छोटा हो, या हो सकता है कि वो इक्वल भी हो सकता है। तो ये हो गया इक्वल टू, इक्वल और छोटा। एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले के बराबर भी हो सकता है। जैसे अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? यही है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? वो भी यही है। इस केस में दोनों इक्वल है। कहना क्या चाहता है कि आणविक फार्मू सूत्र जो है वो रासायनिक सूत्र के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे ये कहना चाहता है। लेकिन जैसे ये फार्मूला है CH3COOH, यानी कि C2H4O2, ये क्या हो गया इसका आणविक सूत्र। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? 2 से भाग कर दो, CH2। क्या कहता है कि दो या दो या दो से अधिक आणविक सूत्रों का एक ही इंपेरिकल फार्मूला हो सकता है। जैसे समझेंगे। क्या कहता है? कहता है कि C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज।
C2H4O2 ये क्या है? एसिटिक एसिड। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O और इसका भी यही है। दो या दो से अधिक यौगिकों का जिनके मूलभूत सूत्र अलग हैं, उनमें आणविक सूत्र अलग हैं, उनका मूलभूत सूत्र सेम हो सकता है, समान हो सकता है। समझ में आई बात कहिए? आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो क्या कहना चाहता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा उद्देश्य है ये निकालना। लेकिन ये निकालने के लिए, आणविक सूत्रों को निकालने के लिए हम जो विधि अपनाएंगे उसमें पहले क्या कहता है, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आणविक सूत्र निकालना। पर उद्देश्य को निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे मूलभूत सूत्र और फिर इसको n से गुना करके आणविक सूत्र निकलेगा। दोबारा देख लो। C6H12O6, इसको 6 से भाग किया मैंने, फॉर्मूला आ गया CH2O। तो C2H4O2, इसको 6 से 2 से भाग किया मैंने, ये आ गया। तो यानी इसको अगर मैं गुना कर दूं वापस 6 से तो ये आ जाएगा, और इसको गुना कर दूं मैं 2 से तो ये आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे को इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाए, मेरे पास मूलभूत सूत्र हो और मेरे पास 6 हो, तो मैं समझ सकता हूं कि ग्लूकोज निकाला मैंने। मेरे पास मूलभूत सूत्र दिया हुआ है CH2O और 2 मैं निकाल लूं n की वैल्यू, तो मैं इसको पता लगा लूंगा। मतलब कि मेरे को आणविक सूत्र को पता लगाने के लिए, आणविक सूत्र का पता लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मूलभूत सूत्र और गुना में चाहिए n। तो वैल्यू चाहिए मेरे को। कोई दिक्कत? ठीक है ना? अगर मैं कहीं से मूलभूत सूत्र पता लगा लूं और n का पता लगा लूं, तो क्या मैं आणविक सूत्र का पता लगा लूंगा? कोई दिक्कत? कहना क्या चाहता है, इफ वी नो empirical formula and we can find n, then we can find molecular formula। दोबारा देख लो। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला डिवाइडेड बाय। एम्पेरिकल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल करके निकाला गया है। क्या करते हैं हम एक सब्सटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई भी यौगिक लेते हैं आपका, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है, वाटर बनता है। इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। इनकी परसेंटेज निकाल करके अगर वाटर 18 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 ये है और 6 ये है, 16 ये है। किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल में आई नो कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। इसमें भी हमें पता है ये कितना है, ये कितना है। अब दोबारा समझेंगे हम। कहता है सॉरी, प्रतिशत संगठन। अभी तक हम किसी भी नमूने की उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु कई बार किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व की प्रतिशत की जानकारी आवश्यक होती है।
मान लीजिए आपको कोई अज्ञात या नया यौगिक दिया जाए, आपको यौगिक मिल गया। अब इस यौगिक का क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। टारगेट क्लियर है अपने पास? ठीक है। तो आप यह प्रश्न पूछेंगे कि इसके इस सूत्र का क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, वे किस अनुपात में हैं। अब हम बात करेंगे अनुपात की। नाउ यू गॉट इट। क्या कहता है? कहता है कि पहले हम निकालेंगे अनुपात। क्या निकालेंगे? अनुपात से निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला और गुना करेंगे एन से। एन कैसे निकालेंगे बताऊंगा। अनुपात कैसे निकालेंगे? इसको जला करके, किसी भी कंपाउंड को जला करके हम क्या निकालेंगे? अनुपात से निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को एन से गुना करके निकालेंगे मोलिकुलर फार्मूला। बिल्कुल ठीक है क्या? आवाज कम तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? ठीक है। कहता है कि सबसे पहले हम जानने के जाएंगे घटक कौन कौन से हैं और वो किस अनुपात में। दो मुद्दे हो गए कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या क्या है, क्या क्या है। और दूसरा मुद्दा है कितना कितना है। ये कितना कितना हम कैसे निकालेंगे? प्रैक्टिकल करके। अब प्रैक्टिकल तो आपको हम यहाँ करा नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल करने के बाद जो डाटा आएगा, डाटा, वो डाटा आपको दे देगा। आपको हमने बोला कि कंपाउंड एक्स है। अब एक्स का प्रैक्टिकल तो आप करोगे नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल करते भी तो आपको उससे क्या मिलता? डाटा मिलता। उस डाटा से आप क्या निकालोगे? प्रतिशत। तो आपको क्वेश्चन में डाटा देगा, जो भी एक्सपेरिमेंट उसने किया है उस एक्सपेरिमेंट को करने से कुछ डाटा आएगा, तो डाटा देगा या उसका प्रतिशत देगा। प्रतिशत से आपको निकालना होगा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ये है टारगेट। एम्पेरिकल फार्मूला को बोलते हैं मूलभूत सूत्र। तो सबसे पहले आप पूछेंगे सूत्र क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, किस अनुपात में है। ज्ञात यौगिकों के लिए भी यह जानकारी यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि क्या दिए गए नमूने में तत्वों की वही प्रतिशत है जो शुद्ध नमूने में होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इन आंकड़ों की विश्लेषण से यह जानने मिलती है कि नमूना शुद्ध है या नहीं है। अब वो कहते हैं एक्स है। अब एक्स का जो हमने जलाया उससे जो परसेंटेज आई, वो परसेंटेज मैच नहीं कर रही, तो मतलब क्या वो शुद्ध नहीं है। ठीक है। क्या कहता है? बात करता है जल की, वाटर की। अब वाटर का H2O है, इसका मास तो होता है 2, इसका होता है 16, तो रेशो आना चाहिए 1:8। भाई वाटर में ये 2 है, ये 16 है, परसेंटेज 1:8 हो गई ना, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कहता है कि समझे चूंकि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है, इन तत्वों के परसेंटेज इस प्रकार है। योगी का तत्व, योगी का मूल भार, टोटल मास कितना? 18.02 एक ही मान लो। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे 11%। 11% इसमें ऑक्सीजन आ गई, 11.18, और ऑक्सीजन आ गई 88.79। तो अगर हमने कोई कंपाउंड लिया और उसमें इतनी परसेंटेज है, मान लो
कि तुम्हें कहा उसमें एक्स कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड में 11.8 और 80 है ना, 80। देखो, अगर मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, अगर वाटर है तो वाटर में ये 2 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, टोटल कितना 18 ग्राम है। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या हो गई, 2/18 गुना में 100। ठीक है भाई, ये आवाज आ रही है? परसेंटेज क्लियर होगी ना आपको? परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना है बटे टोटल। भाई वाटर में ये 2 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, टोटल कितना है 18 ग्राम है। तो H2 की परसेंटेज कितनी हो गई, 2/18 गुना में 100, यानी कि 100/9 परसेंटेज होगी। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, 16/18 गुना में 100, यानी ये हो गया 8/9 इंटू में 100। हाँ भाई, ठीक है ना बात। अगर आपको कोई कंपाउंड का फार्मूला पता हो तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हो? बिल्कुल। मैं उल्टा देता हूं आपको। अब मैं कहता हूं जी मेरे पास एक कंपाउंड एक्स है, उसमें हाइड्रोजन है 1/9% गुना में 100%, और ऑक्सीजन दे रखा है मैंने जी 8/9 गुना में 100%। तो क्या आप फॉर्मूला निकाल सकते हो? नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आया? क्वेश्चन वो आपको बोल रहा है कि अगर आपको परसेंटेज, आपको फॉर्मूला पता है तो क्या परसेंटेज निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। नहीं समझ में आई बात? आई क्या? भाई बात समझ में आई क्या ये? अगर मैंने आपको फॉर्मूला दिया है तो क्या परसेंटेज निकाल लोगे? तो अगर मैं आपको परसेंटेज देता हूं तो क्या आप फॉर्मूला निकाल सकते हो? ये सिखाऊंगा आज। अगर मैंने आपको परसेंटेज दी हुई है, मान लो मैंने आपको परसेंटेज दिया कि जी मेरे पास एक कंपाउंड है, एज्यूम मेरे पास एक कंपाउंड है एक्स, या मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है एल। क्या है कंपाउंड मेरे पास? एल। मैंने कहा जी इसमें कार्बन की परसेंटेज है 12/28 गुना 100, और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 16/28%। ये दो है मेरे पास। ठीक है जी, कह सकता हूं मैं। मैंने कहा जी मेरे पास कार्बन है 12/28%, ऑक्सीजन है 16/28%। ठीक है जी, मैंने परसेंटेज दिया आपको। अब मैं कह सकता हूँ कि जी 28 का मतलब क्या हो गया, ये 12 + 16। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है? क्या मैं कह सकता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड है? समझ में आ गया आपको? कि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज आपको दिया हुआ होगा, मैंने कहा आपको कार्बन है 12/28 गुना में 100, तो ये हो गया 4×3 = 12, 4×7 = 28, यानी कि 300/7, यानी कि 7×3 = 28, बच के 2 20। 7×2 = 14, बच गया 6, 60, 7×8 = 56, बच गया 4 40,
7 बजे 35%। मैं आपको ये दूं या ये ना दूं और इसको ऐसे कर दूं और सीधा आपको ये दे दूं, तो कोई अंतर है क्या? भाई मैं 12/28 × 100 लिखूं या ये लिखूं, कोई अंतर थोड़ी है, बात तो एक ही है। तो मतलब इन दोनों को सोच करके आपको कह सकता हूं मैं। दोबारा समझो। मैं कह रहा हूँ जी, आपको मैंने ऑक्सीजन बताई है। ऑक्सीजन क्या है? 16/28 × 100। तो 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28। ये हो गया 400/7। तो ये हो गया 7×5 = 35, हासिल लग गए 5। 7 × 7 = 49, बच गया 1, 10। 7 × 1 = 7, फिर बच गया 3, 30 हो गया। 7 × 4 = 28, बच गया 2, 20। 7 7 मेरा मन करता है आपको ये दूंगा, ये नहीं दूंगा। कर सकता हूँ ना, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं उल्टा बोल देता हूँ कि भाई ऑक्सीजन का परसेंटेज है 57.142। तो और बचा हुआ कार्बन है बस। मैंने कहा मैंने 1%, एक 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 यौगिक लिया और उस यौगिक में मैंने, हाँ, मैंने देखा कि इतना परसेंट क्या है, कार्बन है और बचा हुआ ऑक्सीजन है। तो ये हो गया 100 माइनस में 57.142। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, दोनों में 7 गया 2। इतना परसेंट कार्बन हो गया। तो अब क्या इस 2% से आप फॉर्मूला निकाल दोगे मेरे लिए? सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको फार्मूला दिया था तो आपने परसेंटेज निकाली? नहीं आवाज आई? भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? जब हमने किसी फार्मूले से, किसी सूत्र से परसेंटेज निकाली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें परसेंटेज से फॉर्मूला भी निकाल देना चाहिए, बराबर। जब हम ये मानते हैं कि 10वीं का बच्चा 16 साल का होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 साल का बच्चा 10वीं में होना चाहिए। भाई हम ये कहते हैं कि 10वीं का अमूमन बच्चे की उम्र 16 साल होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 साल का बच्चा अमूमन 10वीं में होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो मतलब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपको अनुपात से, देखो क्या कहता है दूसरा कंपाउंड, देख लो। ये हो गया एथेनॉल का फॉर्मूला। फॉर्मूला देख रहे हो, उसमें लिख रहा है, क्या लिख रहा है वो? उसने एक्स लिखा है क्या? जब वो एक्स लिख रहा है, नहीं लिखता है, एथेनॉल लिखता है, इसका मतलब वो ये मानता है कि आप एथेनॉल याद करोगे। मैंने एक्स नहीं लिखा ना। वो किताब में ये लिख रहा है क्या, एक्स का आणविक सूत्र C2H5OH? नहीं, वो कह रहा है एथेनॉल का आणविक सूत्र। मतलब इस यहां से वो उम्मीद करता है आपसे कि आप एथेनॉल का फॉर्मूला याद करोगे। क्या आवाज आई? नहीं, समझ में नहीं आई बात क्या? भाई जब आपको वो एथेनॉल का फॉर्मूला लिख के दे रहा है कि ये एथेनॉल है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एथेनॉल का
आणविक सूत्र याद करने के लिए वो बोल रहा है, तो ये हो गया जी 12 × 2 +6 × 1 +16। कार्बन का 12 है ना मास। भाई कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो कार्बन तो एक ही है ना, कार्बन 2 है। 12 दूनी 24, 24 तो ये हो गया। और ऑक्सीजन हो गई 5, 6, 6 ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो 12 दूनी 24, 24 और 16 30, और 30 और 6 नहीं 40, 40 और 46। ठीक है ना, मास 46 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? पॉइंटों को छोड़ दो, आप पॉइंट आपको याद करेंगे उतनी है। तो आपने क्या कर दिया, 24/46 इजिकल टू 52%। अब कार्बन आ गया 12%, हाइड्रोजन आ गया 13%, ऑक्सीजन आ गया 34%। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला देता हूं तो आपको परसेंटेज निकाल पाते हो। अब आपको उल्टा सीखना है, टारगेट उल्टा सिखाना है आपको। टारगेट क्या है? उल्टा सिखाना है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। पहला है, कार्बन कितना दिया है, 52.14%। ठीक है जी। हाइड्रोजन दिया है 13.13%। और ऑक्सीजन दिया है 34.72% ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 13.13 से। इसको भाग करेंगे 13.13 से, और इसको भाग करेंगे 13.13 से। ठीक है जी। 3 है ना ये। अब इसमें सबसे कम क्या है, सबसे कम ये है तीनों में। तो जो सबसे कम है उससे तीनों को भाग कर देंगे। 13.13, 13.13 और 13.13। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52। ये 4 हो गया। ये 1 हो गया। ये 2.5 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना, 1 है ना, 1 से भाग कर दो। तो कितना इसका, ऑक्सीजन कितना, 16 है ना ऑक्सीजन का। भाई हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है। कोई दिक्कत है इस बात में किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करो, इसको भाग कर दो, ऑक्सीजन का 16, 16 से भाग कर दो। इसका कितना है, 12, 12 से भाग कर दो। ठीक है जी। अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। तो मान लो, अभी दिखाऊंगा, दोबारा उस क्वेश्चन पे जाएंगे वापस। तो अब आपको मैं समझा रहा हूं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। क्या कहता है, कहता है कि
मान लो एक कार्बन है जिसमें 4.7% हाइड्रोजन है, 24.7% कार्बन है और बाकी क्लोरीन है। मोलर मास ये है, ठीक है। कार्बन की, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है, कार्बन की दी है और क्लोरीन की दी है। तो क्या करो कि पहले जो उसकी परसेंटेज है उसे भाग कर दो उसके मास से। ये आ गया 4.4। फिर कार्बन का हाइड्रोजन कितना मास है? 1.008 है ना। आप वन से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वन से कर दोगे तो 4 आ जाएगा ऑलमोस्ट। इसे भाग कर, कार्बन को 12 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, इसको इनको भाग करोगे 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देख लो भाई। तो यहाँ पे क्या है, अब 52 को भाग करोगे आप 12 से, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48। तो ये 4.48 का बच 4, तो 4.3 आ जाएगा कार्बन का। तो हाइड्रोजन का था 13.13, इसको भाग कर दिया आपने 1 से, तो ये भी हो जाएगा 13.13। ठीक है। और बच गई बात, ऑक्सीजन का कितना था? 34 था। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो 34 को अगर तुम 12 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2। क्या नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा क्या? दोबारा समझते हैं, छोड़ दो। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, पहले ये समझ लो आप। मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, आपने परसेंटेज निकाल ली, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं उल्टा करना चाहता हूँ, उल्टा करना चाहता हूँ कि ये परसेंटेज दी हुई है और आपको इसकी परसेंटेज से इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है जी। टारगेट समझ में आ गया आपको मेरा? आपको परसेंटेज दे, आपको फॉर्मूला देता हूँ, आप परसेंटेज निकाल लेते हो। मैं उल्टा सिखाना चाहता हूँ कि परसेंटेज अगर आपके पास हो, टारगेट क्लियर होगा मेरा क्या? टारगेट एकदम सिंपल है कि मेरे को परसेंटेज मिली है, कहीं से मिल गई। ठीक है जी। 52.14, 13.13 और 34.72। ठीक है ना जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको भाग कर दूंगा 12 से, क्योंकि ये कार्बन का है। इसको भाग कर दूंगा 1 से, इसको भाग कर दूंगा 16 से, तो ये हो जाएगा 4.2 के आसपास। पर 12 एकम 12, 12 चौक 48, बच के 4 हासिल, तो 12 3 36। हाँ, 4.3 आ गया। और ये आ गया 13.3। और ये हो गया 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया 2। फिर बीच गया 2, तो दिया जाएगा कुछ 2.2 आ गया ना ये, तो 20 यानी 1 आएगा ये, ऐसा कुछ आएगा। तो अब ये 2% आ गया, ये 13 आ गया, ये 4 आ गया। अब अगर सीधी सीधी बात ये है कि अगर ऑक्सीजन 2 मानूंगा तो ये 13 और ये 4.3। तो इसको भाग कर दो किससे? अब इसको 2.1 से भाग कर दो, इसको भी 2.1 से भाग कर दो और इसको भी 2.1 से भाग कर दो। दोबारा समझाऊंगा। सबसे पहले परसेंटेज ले लिया आपने, अब उस परसेंटेज को
उस परसेंटेज को भाग कर दो उसके मास से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। एक वैल्यू आ गई। अब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या हो, जैसे 2 से छोटी है, तो तीनों को 2 से भाग कर दिया मैंने। तो 2 भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 13 को 2 से भाग करूंगा तो करीब करीब 6 आ जाएगा, और 4.3 से भाग करूंगा करीब करीब 2 आ जाएगा। यानी फॉर्मूला बन गया C2H6O। आया समझ में? आया क्या बात ये? अभी दोबारा फिर समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले परसेंटेज ले लो और भाग कर दो उसको उसी एटम के एटॉमिक मास से। फिर जो परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज को भाग कर दो सबसे छोटी अमाउंट से। अब यहाँ 2 से छोटा था, 2 से भाग कर दिया इसको तो 1 आ गया, इसको भाग कर दिया तो 6 आ गया, उसको भाग कर दिया तो 2 आ गया। तो फॉर्मूला बन गया C2H6O। समझ में आया क्या? किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही। दोबारा समझेंगे। ठीक है, बताओ इसको। अब आपको समझ में, टारगेट समझ में आ गया। टारगेट है कि आपको परसेंटेज दिया है, उससे आपको मास निकाल, उसका फॉर्मूला निकालना है। पर वो जो फॉर्मूला आएगा परसेंटेज से, वो मूलभूत फॉर्मूला आएगा, आणविक नहीं आएगा। तो क्या आएगा? मूलभूत आएगा। आप परसेंटेज से जो फॉर्मूला निकालोगे वो मूलभूत निकलेगा, वो आणविक नहीं निकलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं। आप परसेंटेज का प्रयोग करके देखो, आपने निकाला, आपके पास आणविक फार्मूला है, उससे निकल जाएगा प्रतिशत। से आप आणविक से प्रतिशत निकाल सकते हो। आप मूलभूत निकाल सकते हो आणविक से, और मूलभूत से निकल सकता है प्रतिशत। मतलब आपको चाहे आणविक दिया हो चाहे मूलभूत दिया हो, आप प्रतिशत को हमेशा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रतिशत दिया है, उस प्रतिशत से आप आणविक नहीं निकाल पाओगे, आप मूलभूत निकाल सकते हो। दोबारा समझो। चाहे आणविक हो, आणविक से आप प्रतिशत निकाल पाओगे। ठीक है जी। आप मूलभूत से भी प्रतिशत निकाल पाओगे, प्रतिशत से आप मूलभूत निकाल पाओगे, आणविक से आप मूलभूत निकाल पाओगे। रिवर्स इज नॉट ट्रू। जाने का पाथ यहाँ बंद है, यहाँ से भी बंद है। आप मूलभूत से प्रतिशत, प्रतिशत से मूलभूत निकाल सकते हो, ये इक्वल कर सकते हो। आप यहाँ से आ तो सकते हो, जा नहीं सकते। आ तो सकते हो, जा नहीं सकते। इसके लिए अगर आपको जाना है तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एन। जाने, अगर आपको वापस जाना है, वापस जाने की इच्छा है, तो क्या चाहिए आपको? अगर आपको प्रतिशत से यहां जाना है तो ऐसे जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कुछ और आएगा, बहुत जल्दी नहीं आएगा। बहुत जल्दी की उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूं आप लोगों से। आणविक से प्रतिशत निकाल पाओगे, मूलभूत से प्रतिशत निकाल पाओगे, आप प्रतिशत से मूलभूत निकाल पाओगे। लेकिन आप ऐसे नहीं जा पाओगे, बीच में अटक जाओगे। आपको मूलभूत से आणविक निकालना है, बीच में अटक जाओगे।
बीच में किसकी दीवार आएगी? बीच में आपको क्या चाहिए? एन चाहिए। क्या चाहिए? जब तक एन नहीं मिलेगा आप वापस नहीं जा पाओ। तो उसने एक क्वेश्चन दिया आपको, यौगिक दिया, उसमें हाइड्रोजन दिया है, उसमें कार्बन दिया है, उसमें क्लोरीन दिया है, ठीक है जी। तीनों का मिला के 100 बनेगा, चेक कर सकते हो। 4 और 24 27, 27 और 77 हो गए, 24 60 हो गए, 100 हो गया। अब जी इसको मान लो 100 ग्राम होगा तो ये 4.7 ग्राम होगा। इतने ग्राम होगा, इतने ग्राम होगा, कह सकता हूं मैं। परसेंटेज है ना, 100 में कितना है ये। अगर 100 ग्राम कंपाउंड लूंगा तो 4 ग्राम आएगा ये 24 ग्राम आएगा, इतने ग्राम आएगा, कह सकता हूं मैं। अब क्या करा, इस ग्राम को भाग करना है उसी के एटॉमिक मास से। वो 4.04 आ गया। कार्बन का 12 से भाग किया, इतना आ गया। क्लोरीन का इतने से भाग किया, इतना आ गया। ये आपको याद कर रहे हैं मास, एटॉमिक मास। 30 तक याद करने बताया था मैंने आपको। परमाणु द्रव्यमान याद करने 30 तक, जिनका 30 तक एटॉमिक नंबर है। मतलब कि क्लोरीन का कितना नंबर है? 17 नंबर है ना क्लोरीन का। तो उसका मास कहीं दिया है, थोड़ी। ये 34 पॉइंट ये कहाँ से लाया हूं मैं? अपने दिमाग से लाया हूं ना मैं। ये जो 34 पॉइंट, इसको देखो, मोटा मोटी आपको याद करना है कि क्लोरीन का मास 35.5 होता है। ये टेबल में दिया हुआ है, पीछे। याद किया है क्या आपने बच्चों? तो ये याद करना है, आपके दिमाग से लाना है। ये नहीं सोचना है कि आपको देगा, देगा नहीं, वो कभी नहीं देगा। हाँ, परसेंटेज फिगर आपको पॉइंटों में याद नहीं करनी, लेकिन ऑलमोस्ट तो पता होना चाहिए कि 35.5 है। भाग कर दिया, ये आ गया, ये आ गया। अब सबसे कम वैल्यू किसमें है? इसकी है या इसकी है? तो इसको भाग कर दो 2.02 से, इसको भाग कर दो 2.02 से, इसको भाग कर 2, तो ये आ गया 2:1:1 का रेशो आ गया। तो भाग कर दिया तो आ गया 2:1:1 का रेशो आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सी, नहीं, HCC। तो रेशो आ गया, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक क्लोरीन, 2:1:1। हाइड्रोजन 2 आ गया ना, तो रेशो आ गया 2:1:1। तो फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया भाई? ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आई क्या बात ये? अब जो ये फॉर्मूला निकला है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकला है, ये मूलानुपाती निकला है, मूलभूत निकला है। ये ये मूलानुपाती निकला है, ये आणविक नहीं निकला है। आपको आणविक निकालना है तो उसके लिए अलग से सूत्र बताया जाएगा। आपको निकालना सिखाऊंगा एन। देखो, मूलानुपाती, मूलानुपाती गुना में एन बराबर होगा किसके? मोलिकुलर मास के। दोबारा समझेंगे। मूलानुपाती गुना में एन आएगा आणविक सूत्र। याद आ गया आपको? दोबारा देखेंगे। अब क्या है मूलानुपाती सूत्र? क्या है? मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात है। जबकि आणविक सूत्र वास्तविक है, उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या दर्शाता है। आणविक क्या है? वास्तविक। और मूलानुपाती क्या है? सरलतम। सरलतम किसी यौगिक में, बस ये बता रहा है बस। ठीक है, आ जाओ। अब निकालेगा एन। अब मूलानुपाती द्रव्यमान क्या है? अब निकाल लो।
देखो, एक होता है मूलानुपाती द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं एम्पेरिकल मास, ठीक है। और दूसरा होता है मोलिकुलर मास। तो अब आपको एम्पेरिकल मास निकालना सिखाएंगे। और एन की वैल्यू क्या होगी जी? एन की वैल्यू होगी मोलिकुलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान, बटे में एम्पेरिकल मास, यानी कि मूलानुपाती द्रव्यमान। इससे आएगा एन। ठीक है जी। आपने निकाला, मूलानुपाती द्रव्यमान निकाल लिया, 12 × 1, 2 × 1, ये आ गया। कोई दिक्कत? और ये दिया है मोलर मास, आपको दिया होगा 98.96, बटे ये आ गया 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसका मूलानुपाती कितना था? CH2Cl था, गुना कर दिया 2 से, C2H4Cl2। समझ में आया क्या? अब कि आपको पहले परसेंटेज देगा, उस परसेंटेज से आप भाग करोगे उसके परमाणु द्रव्यमान का, फिर एक नई परसेंटेज आ जाएगी, उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे सबको भाग करेंगे, तो एन वो आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला से निकालोगे एम्पेरिकल मास, और मोलिकुलर मास में भाग दोगे एम्पेरिकल मास का, फिर आ जाएगा एन। एन को गुणा करोगे एम्पेरिकल फार्मूले से, आ जाएगा मोलिकुलर फार्मूला। तो कहना क्या चाहता है कि पहले आपको देगा प्रतिशत, उस प्रतिशत में भाग देंगे परमाणु द्रव्यमान से, परमाणु द्रव्यमान से भाग करने एक नई परसेंटेज आ जाएगी। उस परसेंटेज में सबसे कम संख्या होगी, उस सबसे कम संख्या से सबको भाग देंगे, फिर फार्मूला आ जाएगा। उससे बन जाएगा मूलानुपाती सूत्र। उस मूलानुपाती सूत्र से आप निकालोगे मूलानुपाती द्रव्यमान। फिर मूलानुपाती द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, दो आपके पास आ रहे हैं। तो आणविक द्रव्यमान में आप मूलानुपाती द्रव्यमान का भाग दोगे, आ जाएगा एन। फिर मूलानुपाती सूत्र में गुना करोगे एन से, और आपको आ जाएगा आणविक सूत्र। आपका टारगेट था आणविक सूत्र को निकालना। समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया? आ गया ना ये? आपका टारगेट है आणविक सूत्र को निकालना। ठीक है जी। अब आपके पास क्या कहता है, इसके आपको कुछ क्वेश्चन करने होंगे, कर लेना, किताब में दिए होंगे, वो आप कर लेना। तो आपको, आपका टारगेट है परसेंटेज से आणविक सूत्र निकालना। परसेंटेज से निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र, फिर निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र, मतलब आणविक मूलानुपाती द्रव्यमान। फिर इसका प्रयोग करके आप निकालोगे एन, और फिर एन से गुना करोगे किसको? हाँ, अब यहाँ पे गुना कर दोगे मूलानुपाती को, तो आपका आ जाएगा आणविक सूत्र। ये एक क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है जी। चलो, अब दूसरा है साइकोमेट्री। स्टोशियोमेट्री बोलता है इसको, स्टोशियोमेट्री बोलेगा। स्टोशियोमेट्री के लिए आपको आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा कराया था ये, इस बार फिर कराता हूँ।
ये है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री 11th और 12th दोनों को मिला के सबसे मुश्किल है। ये समझे? अगर 11th और 12th केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल कोई चैप्टर है तो वो है स्टोशियोमेट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई है? स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री रिएक्शन की जान है। मतलब क्या हुआ कि ये एक रिएक्शन आप देख रहे हो। अब ये रिएक्शन में दोबारा समझेंगे कि जो भी रिएक्शन होती है वो होती है मोल में। ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको अगले 1 महीने तक लगातार स्टोशियोमेट्री पढ़ाता। समझ में आई बात आपको? इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर 5वां है, उसको उठा के यहाँ जोड़ देता है। अब आपको समझ में आया क्वेश्चन, क्योंकि अब इसमें उसने इक्विलिब्रियम अटैच कर दिया। या फिर वो क्या करेगा, उसने चैप्टर उठाया गैस वाला, उसको उठा के यहाँ जोड़ देगा, बच्चा फंस गया। मतलब पूरी केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर स्टोशियोमेट्री से जोड़ा जा सकता है, इसलिए स्टोशियोमेट्री टफ हो जाती है। अब समस्या क्या है, अब क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसके बिना कुछ चैप्टर पढ़ाया जा सकता, और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सभी चैप्टर में ये घुस जाता है। तो अब क्या होता है कि बच्चा फंस जाता है। अब मैं सोशल तो पढ़ाया, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट गैस का आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले गैस का वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा के लाऊंगा, तभी तो समझ में आएगा ये। या उसने सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट घुसा दिया, एक चैप्टर है सॉल्यूशन का 12वीं में, या सॉलिड का घुसा दिया उसने, या सरफेस का घुसा दिया उसने। अब मतलब स्टोशियोमेट्री अपने आप में बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में वो 12वीं के 11वीं के किसी भी चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट लाके जोड़ देता है। तो अब अगर मेरे को स्टोशियोमेट्री पूरी समझानी पड़ जाए, क्योंकि सरफेस आने से वो क्वेश्चन नहीं होगा, मान लो तुम्हें गैस आता है तो तुम स्टोशियोमेट्री क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तुम्हें स्टोशियोमेट्री खाली आता है तो भी तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें खाली स्टोशियोमेट्री आएगी तो भी तुम नहीं कर पाओगे, खाली गैस आएगी तो भी नहीं कर पाओगे। तो अब तुमको दोनों चैप्टर में इकट्ठे आ जाएंगे, तब हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा करा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब मैं गैस पढ़ाऊंगा तो बिना स्टोशियोमेट्री कैसे पढ़ाऊंगा? स्टोशियोमेट्री आनी चाहिए। या तो स्टोशियोमेट्री को हर चैप्टर में पढ़ाता जाऊं मैं, और या फिर स्टोशियोमेट्री में ही हर चैप्टर का कुछ हिस्सा मैं पढ़ा दूं। दो तरीके से हम पढ़ा सकते होते हैं। आइदर वी डील स्टोशियोमेट्री रेगुलरली इन ईच चैप्टर, और वी स्टार्ट स्टोशियोमेट्री, कीप गोइंग फॉर 1 मंथ। जो जो क्वेश्चन में जो जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया उसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आएगा, अब है क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री का, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां रुक जाएंगे और आधा घंटा इक्विलिब्रियम समझाएंगे। अगला क्वेश्चन हमने कराया, उसमें कॉन्सेप्ट आ गया गैसेस का, फिर हम रुक जाएंगे, फिर पूरा समझाएंगे गैस का, फिर वापस आएंगे स्टोशियोमेट्री पे। नाउ यू गॉट इट। 15 साल पहले जब मैंने 12वीं की थी, आज से 21 साल पहले,
तो तब हमारे पास एक किताब थी बहादुर सिंह, स्टोशियोमेट्री बाय बहादुर सिंह, पूरी किताब थी। अब पता नहीं वो आजकल चलते कि नहीं चलते, 1.5 महीना उसके ऊपर थे हम, 1.5 2 महीना। बात वही आएगी। आप इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे तो स्टोशियोमेट्री के बिना काम नहीं पड़ेगा, फिर आपको स्टोशियोमेट्री पे समझाऊंगा वहां पे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। एग्रीड, समझ में आया आपको? कि दोनों के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको अभी स्टोशियोमेट्री का बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, और आगे बढ़ जाएंगे, वरना आपको ऐसा लगेगा कि 1 महीना हो गया, हमारा सिलेबस नहीं बढ़ रहा, आप लोग को मानसिक तनाव आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा स्टोशियोमेट्री समझा करके आगे बढ़ जाऊंगा, और स्टोशियोमेट्री के बाद ये चैप्टर फिनिश्ड है। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये, हाँ, बोलो। चलो फिर कल पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है? कल या परसों।